हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस चैनल में विज्ञान की सीरीज में। हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर चल रहा है। उसी में हमने गति के कितने प्रकार होते हैं वो देख लिया। गति क्या होती है, गमन क्या होता है, फिर हमारी मांसपेशियों में गति कैसे होती है, हमने इन सभी को विस्तार से देखा था। आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, ये क्या होता है और ये हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र ये क्या होता है। तो हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो बेसिकली हमारे शरीर का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, यानी कि हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण करता है। हमारा जो कंकाल होता है हमारा जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर की यानी कि हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करता है। ये शरीर की संरचना का निर्माण भी करता है कि हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी, यह हमारे कंकाल पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी, ये हमारे कंकाल पर निर्भर करता है। देन हमारे शरीर की रक्षा भी किनसे होती है, हमारे कंकाल से, यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी भी रक्षा कौन करता है, तो वो हमारा कंकाल करता है। ठीक है, देन अब देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो हम कंकाल तंत्र की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र शरीर की वह प्रणाली है, कंकाल तंत्र जो है वह शरीर की वह प्रणाली है, कंकाल तंत्र हमारे शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के आंतरिक रूप से संरचना जो शरीर को आंतरिक रूप से संरचना, समर्थन यानी कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है तथा गति भी प्रदान करती है। कौन, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो हमारे शरीर में गति भी प्रदान करता है, हमारे शरीर की रक्षा भी करता है और हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका समर्थन करना और उनमें गति प्रदान करना, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी गति होती है वो किस वजह से होती है, हमारे कंकाल की वजह से। यह कंकाल तंत्र जो होता है वह अस्थियों यानी कि हड्डियों, बोन से मिलकर बना हुआ होता है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, जो हड्डी नहीं होती है लेकिन हड्डी जैसी संरचना दिखती है। ठीक है, ना मसल्स होती है और ना ही वो हड्डी होती है। जोड़ों यानी कि जॉइंट्स और सहायक ऊतकों और सपोर्टिव जो टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। हमारा जो मेन रूप से हमारा कंकाल होता है वो हमारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। फिर हमारी जो उपास्थि होती है, जो ना तो हड्डी होती है ना मसल्स होती है, उन दोनों का जो मिक्सचर होता है, कठोर सा मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे कि हमारे कान की जो ऊपर का ये जो ईयर पिन्ना है ये बेसिकली कोई हड्डी नहीं होती है, ये कार्टिलेज होता है। हमारा नाक, इस नाक में कोई हड्डी नहीं होती, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो उपास्थियों और जॉइंट्स, ये जोड़, मेरी कलाई यदि मूव कर रही है, इधर की उधर जा रही है तो इसमें यहाँ पे जॉइंट होगा, इसी वजह से। तो हमारा जो स्केलेटल होता है यानी कि हमारा जो कंकाल होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किन किन से, हमारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, देन हमारी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, एक कार्टिलेज से, और जॉइंट, और जो भी इनके सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। कौन, हमारा कंकाल। ठीक है, अब मुख्य रूप से जो कंकाल तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, मेन रूप से हमारा जो स्केलेटल होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहले हम देख लेते हैं कि इस कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। अब देख लेते हैं स्केलेटल के फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के कार्य।
तो अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। संरचना देना, यानी कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें संरचना को सपोर्टिव लिख दिया है, किसने भी कंटेंट बनाया है उसने। संरचना देना यानी कि स्ट्रक्चर देना हमारे बॉडी को। शरीर का एक आधारभूत स्तंभ यानी कि ढांचा प्रदान करता है, जिससे शरीर का आकार बनता है। हमारा जो कंकाल होता है वो हमें संरचना देता है और शरीर का एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है, यानी कि एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है हमारा कंकाल, जिससे हमारे शरीर का आकार बनता है। जैसे कि हमारे फेस का जो शेप होता है वो हमारी हड्डियों से ही बना हुआ होता है, कि हमारे शरीर की जो हड्डी होती है वो किस प्रकार की है हमारे फेस की, जिसकी वजह से हमारे फेस का आकार होता है। किसी का शरीर कहीं से चौड़ा होता है और कहीं से पतला होता है, तो वो भी उसके कंकाल की वजह से। किसी के कंधे चौड़े होते हैं तो वो उनकी हड्डियों की वजह से। किसी का फेस लंबा होता है तो किसी का गोल होता है, वो सभी उनकी हड्डियों की वजह से, ताकि उनकी हड्डियों का जो शेप होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंकाल होता है वो हमें संरचना प्रदान करता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरा कार्य क्या होता है हमारे कंकाल का। संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन देना। पहला था संरचना प्रदान करना, यानी कि हमारा जो कंकाल होता है वो हमें संरचना प्रदान करता है। देन इसका जो दूसरा कार्य होता है वो क्या होता है, ये हमें संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है, इसको क्या हो गया आज, मेरी तबीयत खराब है तो इसकी भी तबीयत खराब हो गई। ये हमें संरक्षण प्रदान करता है। महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। कौन, हमारा ब्रेन का स्केलेटल। हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करता है कौन, हमारी रिब्स यानी कि पसलियां। फेफड़े का भी प्रोटेक्शन कौन करती है, हमारी पसलियां। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है कौन करता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी भी रक्षा कौन करता है, हमारा कंकाल। हमारी किडनी की रक्षा भी कौन करता है, हमारा कंकाल करता है, क्योंकि हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट एंड हमारी जो किडनी होती है वो किनसे ढकी हुई होती है, रिब्स से, यानी कि हमारी पसलियों से। तो पहला क्या कार्य था हमारे स्केलेटल का, कि वो हमें संरचना प्रदान करता है। दूसरा कार्य है इसका कि हमें संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब अगला कार्य देख लेते हैं इसका। ये मूव क्यों नहीं करता है, ये गति में सहायक होता है। बेसिकली हमने मांसपेशियों की भी गति गति और गमन में हमने देखा था कि मूवमेंट कैसा होता है और लोकोमोशन कैसा होता है। तो हमारा जो स्केलेटल होता है वो गति में भी हमें सहायता प्रदान करता है। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती है तथा यह गति में सहायक होती है। हमारी जो मसल्स होती है वो किनसे जुड़ी हुई होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यह गति में सहायक होती है, यानी कि हमारी मसल्स मूव करेगी तो हमारा जो स्केलेटल है उनके जॉइंट मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जॉइंट, या फिर हमारी हड्डियों के सिरों में कुछ इस प्रकार के न्यूरॉन होते हैं और कुछ इस प्रकार के तंतु होते हैं। कौन से तंतु गति करते हैं, जो पतले प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन सा तंतु, एक्टिन तंतु। पिछली कक्षा में हमने देखा था, जो वो वाला जो तंतु होता है वो हमें गति प्रदान करता है। ठीक है, एक्टिन जो तंतु होता है, यानी कि एक्टिन नामक जो पतला प्रोटीन होता है, और एक कौन सा प्रोटीन होता है हमारी हड्डियों में, सॉरी हमारी मसल्स में, मायोसिन। वो स्थिर रहता है क्योंकि उसका आकार या फिर उसकी आकृति मोटी होती है। और ये वाला जो होता है एक्टिन तंतु, ये मूव करता है किसकी वजह से, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में एटीपी का उत्पादन होता है। यानी कि मुख्य रूप से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन होता है, तब सारी की सारी जो ऊर्जा बनती है, 38 एटीपी की जो ऊर्जा बनती है, वो हमारी मसल्स का एक तंतु होता है, एक्टिन तंतु, यानी कि पतला प्रोटीन, वहां पे जाके मिलती है। और वो ही जो तंतु होता है वो हमारी पूरी मसल्स को मूव करवाता है।
ठीक है। और इसका जो भाग होता है वो लचीला होता है, लचीला नेचुरली नहीं होता है, वो हमें बनाना पड़ता है। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी है, तो यह गति में सहायक होती है, यानी कि हमारा जो स्केलेटल है वो हमारी मसल्स को मूव करवाने में सहायता करता है बेसिकली, या फिर मेन रूप से हमारी मसल्स मूव करती है। इन्हीं मसल्स की वजह से हमारा जो स्केलेटल होता है वो सहायता करता है हमारी मसल्स को मूव करवाने के लिए। जिससे कि हमारे यहाँ पे मेरा हाथ यदि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है या फिर मेरी उंगलियां कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के न्यूरॉन होंगे मेरी हड्डियों के सिरों में, जो इसे लचीलापन प्रदान कर रही है और ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो मसल्स है मेरे हाथों में या फिर मेरी कलाई में, मेरे अन्य बॉडी पार्ट में जितनी भी मसल्स है, यदि वो मूव करती है तो वो मेरे स्केलेटल की वजह से मूव करती है। ठीक है। अब चौथा कार्य देख लेते हैं, रक्त का निर्माण करना, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड कोशिका का निर्माण करना। ब्लड कोशिका कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। हमने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा था। पहला था प्लाज्मा, जो हमारी बॉडी में 55 से 60% मिलता है। देन दूसरी ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में 45 से 55% मिलती है। अब ये जो ब्लड सेल होती है कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब हड्डियों में रक्त का यदि निर्माण होगा, यानी कि ब्लड सेल्स का निर्माण होगा या फिर फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ पर होगा? तो हमारी जो लंबी हड्डियां होती है उनके सिरों पर होता है, बोन मेरो में। ठीक है। ये बोन मेरो क्या होता है? ये लंबी हड्डी का सिरा होता है और बड़ी मात्रा में यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। कॉर्पस सेल क्यों बोला जाता है? ये हमारे मानव शरीर की पहली कोशिका होती है जिसमें कोई केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है। ये हमारी बॉडी की पहली कोशिका होती है जिसमें कोई केंद्रक नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आरबीसी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है सेल का। यदि इतनी मात्रा में यहाँ पे कुछ छोटा सा केंद्रक भी आ जाता है तो फिर उसको हीमोग्लोबिन को बिठाने के लिए जगह नहीं बचेगी। यानी कि ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसका जो मेन कार्य होता है, इसका मुख्य जो कार्य होता है हमारी आरबीसी का, वो होता है हीमोग्लोबिन का परिवहन करना। किसकी सहायता? सॉरी, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन की सहायता से। हमने देखा था कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो होता कहाँ है? हमारी ब्लड सेल में। कौन सी ब्लड सेल में? रेड ब्लड कॉर्पस सेल, यानी कि आरबीसी में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबी हड्डियों के सिरे होते हैं, आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। इनका निर्माण होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से। वो कहाँ से निकलता है? वो हमारी किडनी से निकलता है। देन हमारी किडनी से उस हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ पर होता है? रेड बोन मेरो में, जहां पर हड्डियों, सॉरी, इस रेड बोन मेरो में निर्माण सिक्रीशन होगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का, जिसकी वजह से हमारी रेड बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होगा। मेन रूप से यदि आरबीसी का निर्माण में सहायक कौन होता है, तो एक तो हमारी रेड बोन मेरो होती है जो आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है। लेकिन किस वजह से होता है? तो हमारी किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन, उस हार्मोन की वजह से यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। अब इस आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी का स्ट्रक्चर छोटा सा, इसमें हीमोग्लोबिन बड़ी मात्रा में मिलता है। यदि इस जगह केंद्रक ले लेगा इतनी जगह पे, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर आएगा? और 1 घन मिलीमीटर क्यूब, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। इस 1 घन मिलीमीटर क्यूब में कितनी आरबीसी आती है? लगभग 50 लाख, 45 से 50 लाख आरबीसी आती है, यानी कि 4 से 5 मिलियन आरबीसी आती है 1 घन मिलीमीटर क्यूब में। तो सोच लो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा उस आरबीसी का हमारे ब्लड में, वो कितना बड़ा होगा।
ठीक है, 1 घन मिलीमीटर क्यूब में बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ही आरबीसी की संख्या होती है 45 से 50 लाख। ठीक है, तो इतना तो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी का हमारी बॉडी का जो जितना भार होता है उसका 80% हमारी बॉडी में रक्त पाया जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड मिलता है। यानी कि किसी का वजन 60 किलो होगा तो उसकी बॉडी के वेट के अनुसार उसका जो रक्त होगा वो 4 से 5 लीटर होगा। ठीक है, तो इतने ब्लड में कितनी आरबीसी मिलती है? यदि 1 घन मिलीमीटर क्यूब में 45 से 50 लाख आरबीसी मिलती है सिर्फ 1 घन मिलीमीटर क्यूब में, तो इतनी तो अरबों खरबों सेल हमारे ब्लड में ही मिली हुई होती है। ठीक है, तो ये रक्त का निर्माण करता है कौन? हमारी हड्डियों का कार्य है कि रक्त का निर्माण करना। देन दूसरा जो अगला जो कार्य है हमारी हड्डी का, वो क्या होता है? मिनरल्स का स्टोरेज करना, यानी कि खनिज भंडारण। वो किस वजह से? मिनरल्स का स्टोरेज क्यों करता है? कहाँ पर होता है? तो हमारी हड्डियों में होता है। जैसे कि हमारी ये हमारी हड्डी का भाग है, इतनी चौड़ी हमारी हड्डी है, यहाँ पे कुछ और टिश्यू होते हैं। कल हम हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, आज हम देख लेते हैं कि मेन रूप से कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है और कंकाल तंत्र के भाग कितने होते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, हम कल देखेंगे अगली कक्षा में कि हड्डियां कैसी होती है, हड्डियों के अंदर की संरचना कैसी होती है। आज हम सिर्फ कंकाल तंत्र को देख रहे हैं, जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, कंकाल तंत्र के कार्य क्या होता है। तो ये हमारी हड्डी का कोई सिरा आ गया, ये हमारी हड्डी का कोई सिरा आ गया। ये वाले पोर्शन में टिश्यू होते हैं, हमारी हड्डी का ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें टिश्यू होते हैं, इस वाले पोर्शन में भी टिश्यू होते हैं। जो ये खोखली जगह बची हुई है इस वाले पोर्शन में क्या होता है? तो जितने भी बचे हुए मिनरल्स होते हैं वो इस वाले पोर्शन में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आ गया तो वो कहाँ जाएगा? हमारी हड्डियों की जो एक केविटी होती है, ओसिनो केविटी, ओसिनो यानी कि हड्डी। हमारी हड्डियों में प्रोटीन भी कौन सा पाया जाता है? ओसिन। ओसियोनो जो प्रोटीन सॉरी ओसिनो केविटी होती है उसमें यहाँ पे सारे मिनरल्स आ जाते हैं। कौन कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों में संचित होते हैं। यानी कि कंकाल तंत्र का जो अगला कार्य होता है वो क्या होता है कि ये मिनरल्स का स्टोरेज कर लेता है। जब किसी वैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी कब आती है? जब हमारे रक्त में जितना कैल्शियम होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, हमने कैल्शियम युक्त तो भोजन नहीं लिया। अब जो हड्डियों में बचा हुआ रहता है उसका यूज हमारा शरीर कर लेता है, हड्डियों से निकलने लगता है। फिर जब हड्डियों में भी नहीं बचता है तब मनुष्य में थकान आती है या फिर कैल्शियम की कमी महसूस होने लगती है। तो हड्डियों में जो मेन दर्द होता है वो कैल्शियम का की कमी के कारण होता है। तो हमारे इस कंकाल तंत्र का पांचवा कार्य क्या होता है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को हड्डियों में संचित करता है। यानी कि हमारी हड्डियों का जो खोखला भाग होता है उसमें बड़ी मात्रा में क्या भरा हुआ मिलता है हमें? फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, तो इसका जो अगला कार्य होता है वो क्या है कि खनिजों का भंडारण यानी कि मिनरल का स्टोरेज करना। इसमें कोई पेज नहीं है, इसका पेज कहाँ गया? तो मुख्य रूप से हमारे कंकाल के इतने कार्य होते हैं। ठीक है, अब अगले देख लेते हैं कंकाल तंत्र के भाग कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल स्केलेटल, एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल स्केलेटल। ठीक है,
अब ये कार्य क्या ये भाग क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटल यानी कि अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं? जिससे हमारे शरीर का एक स्तंभ बना हुआ होता है। ठीक है, अभी समझाते हैं अक्षीय कंकाल कैसा होता है। एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है। ठीक है, तो जैसे कि ये कोई इंसान है, ये इसकी क्या हो गई, ये यहाँ पे कोई आंखें नहीं होती है। हमारे कंकाल में आंखों में होल बना हुआ होता है, नाक में भी होल बना हुआ होता है, दांत में भी हड्डियां कुछ कुछ मिलती है, दांत मुंह में भी होल बना हुआ मिलता है। देन ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल C7। यहाँ पे 7 हड्डियां मिलती है। हम हाथ पांव की बात नहीं करते हैं, हमारे सिर से लेकर जो हमारे कमर तक का जितना भी हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटल। एक्सो यानी अक्षय यानी कि क्या होता है? किसी पर कोई या फिर किसी स्थान पर बहुत सारे स्थान जुड़े हुए होते हैं या फिर कोई संरचना जुड़ी हुई होती है। तो ये यहाँ पे गले में मिलती है। इसके नीचे कुछ हड्डियां जुड़ी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। यहीं से रिब्स आ जाती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, 24 रिब्स आ जाती है हमारी। और यहाँ पे क्या आ जाता है? पेल्विस। इतना इतना जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटल यानी कि अक्षीय कंकाल। ठीक है, ये स्लाइड क्यों ब्लैंक क्यों हो रही है आज? कंकाल तंत्र के भाग देख लेते हैं। पहला भाग होता है अक्षीय कंकाल। अब इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती है या फिर कौन कौन सा भाग आता है अक्षीय कंकाल में? आज हम हड्डियों को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, कल हम हड्डियों को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम समझ रहे हैं सिर्फ कंकाल के बारे में कि कंकाल होता क्या है, कंकाल के कार्य क्या होते हैं और कंकाल के भाग कितने होते हैं। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल जो होता है, पहला होता है अक्षीय कंकाल। इसमें कितनी हड्डियां होती है? 80 हड्डियां। ठीक है, कल हम गिनेंगे कि 80 हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो अक्षीय कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर के मध्य भाग में मिलता है। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? हमारा स्कल यानी कि हमारी जितनी पूरी खोपड़ी और हमारा चेहरा, इसे हम पूरा का पूरा भाग, इतना इतना जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, 22 हड्डियां। टोटल कितनी हड्डियां होती है हमारी खोपड़ी में यानी कि हमारे स्कल में? 22 हड्डियां होती है। 8 होती है क्रेनियल और 14 होती है फेशियल। क्रेनियल कौन कौन सी होती है? जो हमारे इतने इतने हिस्से में पाई जाती है। इसमें 8 हड्डियां मिलती है, इसे हम बोलेंगे क्रेनियल। और जो हमारे फेस फेस में इतने इतने में मिलती है, इसे हम यहाँ से इतने इतने हिस्से में मिलती है, उसे हम बोलेंगे फेशियल। फेशियल किस वजह से? चेहरे की हड्डियां। क्रेनियल स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डियां। ठीक है, तो 22 हड्डियां मिलती है हमारे कपाल में यानी कि हमारे स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी में। हम इतना इतना पूरा हिस्सा हम खोपड़ी कहेंगे, इसको हम ब्रेन कहेंगे, मस्तिष्क कहेंगे, इसे हम फेशियल कहेंगे। और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्रेनियल और फेशियल। ठीक है, और पूरा का पूरा स्कल। ठीक है, तो ये हो गया। अक्षीय कंकाल शरीर के मध्य में स्थित होता है। हमारा इतना इतना जो हिस्सा पोर्शन है वो पूरा हमारी बॉडी के बीच सेंटर में आता है। कौन कौन से आते हैं शरीर के मध्य में वो भी देखते हैं। आज सर्दी ने नाक में दम किया है। अब शरीर के मध्य हिस्से में कौन आते हैं? हमारा कान आता है। अब कान की हड्डियां, हमारा जो एक्सोस्केलेटल होता है उसमें देख रहे हैं हम कान की हड्डियां। ठीक है, ईयर ओसिकल। ओसिकल यानी कि हड्डी। ओसिकल वर्ड कहीं पर भी आए या फिर ओसिन वर्ड कहीं पर भी आए तो समझ लेना हड्डियों की बात हो रही है।
हमारे जो कान की हड्डियां होती है वो कुल 6 हड्डियां होती है, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां। मिस यानी कि मेलियस, इनकस, स्टेपिज, इसे मिस से याद रख लेना। ठीक है। अब हायोइड हड्डी, ये हमारे जीभ के नीचे मिलती है। हमारी जो जबान होती है उसके नीचे कौन मिलती है? हायोइड हड्डी मिलती है। अब रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसमें कितनी हड्डी मिलती है? 26 हड्डी। ठीक है। ये चेन नुमा होती है, ऐसे ऐसे इनके बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से, जैसे कि हमारी ये वाली जो हड्डी है इसमें कोई चेन नहीं है। हमारी जो गर्दन है ये सर्वाइकल है, इसमें भी चेन नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो हमारी गर्दन ऐसे भी झुक जाती है और पूरी कुछ इस तरीके से भी झुक जाती है। हमारा ये वाला जो पोर्शन है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हम जिसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये कुछ पीछे की साइड भी चला जाता है और आगे की साइड भी आ जाता है। तो ये मूव या फिर इनमें गति होती है कि किसकी वजह से? इनमें डिस्क का डिस्टेंस होता है, यहाँ पर कुछ डिस्क होती है यानी कि न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। तो टोटल हमारे कान में 6 हड्डियां मिलती है, यानी कि एक्सोस्केलेटल जो होता है, अक्षय कंकाल, उसमें कान भी आता है, हमारा फेस आता है, स्कल आ जाता है, देन कान का आ जाता है, फिर जीभ के नीचे। अब देख लेते हैं रिब्स, यानी कि पसलियां। ये कितनी होती है? 24 होती है 12 जोड़े में। और ये जुड़ी कहाँ से होती है? ये स्टेरनम से जुड़ी हुई होती है। पीछे कहाँ से आती है? हमारी थोरेसिक से। और आगे कहाँ जुड़ती है? स्टेरनम। स्टेरनम क्या होता है? हमारी एक हड्डी होती है जो हमारी सारी की सारी रिब्स को जोड़े हुए रखती है, पीछे से आती है और आगे यहाँ पर मिल जाती है। हमारी जितनी भी रिब्स होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो इनका क्या क्या कार्य होता है? पसलियां, वक्षा, वक्षास्थि यानी कि स्टेरनम, वक्ष यानी कि चेस्ट। ठीक है। और इसे हम बोलेंगे स्टेरनम। एक चपटी हड्डी होती है जो हमारे चेस्ट के मध्य में मिलती है। ठीक है। देन तो ये रहा हमारा एक्सोस्केलेटल और हमारा स्केलेटल सिस्टम। कल हम इसमें विस्तार से देखेंगे कि कंकाल तंत्र। आज हमने देखा कंकाल तंत्र की परिभाषा, कि कंकाल तंत्र किस रूप में कार्य करता है, फिर कंकाल तंत्र होता क्या है। तो हमारे शरीर की वह प्रणाली जो हमें आंतरिक रूप से संरचना प्रदान करती है और इसका सपोर्ट करती है, हमारे आंतरिक अंगों का, आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, तथा हमें गति प्रदान करती है। और हमारा जो स्केलेटल होता है वो किनसे मिलकर बना हुआ होता है? बोन से। हमारा जो स्केलेटल है वो बोन से मिलकर बना हुआ होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। देन जॉइंट, इन सब का मिश्रित भाग क्या होता है? हमारा स्केलेटल। ठीक है। अब कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य हमने देख लिए थे। कौन कौन से इसके कार्य होते हैं? तो इसका पहला कार्य क्या होता है? कि संरचना देना, यानी कि हमारे शरीर को आकार देना। ये शरीर का आधारभूत ढांचा या फिर एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। कौन? हमारा कंकाल। ठीक है। देन ये संरक्षण प्रदान करता है मुख्य अंगों जैसे कि हमारे मस्तिष्क, यानी कि हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को यह प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है? हमारा स्केलेटल। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है। देन इसका अगला कार्य क्या होता है? गति में सहायक करता है। यदि हमारी मांसपेशियां मूव कर रही है तो हमारा जो स्केलेटल होगा वो भी मूव करेगा। ठीक है। तो ये गति प्रदान करता है।
10 यह रक्त का निर्माण में सहायता करता है, यानी कि हमारी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, तो लाल बोन मेरो में होता है, यानी कि जो हमारे शरीर की लंबी हड्डियां होती है उनके सिरों पर होता है। हमारे शरीर की लंबी हड्डियों के सिरों पर ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, आरबीसी का। ठीक है, रेड बोन मेरो में आया इतना समझ में। फिर खनिजों का भंडारण यानी कि मिनरल्स स्टोरेज करके रखता है हमारा कंकाल, यानी कि हमारे कंकाल का जो अंदरूनी भाग होता है, खोखला भाग होता है, ये कुछ इस प्रकार की हमारी हड्डी हो गई। यहाँ पे कुछ फ्यूल होगा, यहाँ पे कुछ फैट होगा। देन ये वाला जो बीच का पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो हमारे कंकाल का कार्य हो गया। अब हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है। आज हमने इसका पहला भाग देखा है कि अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल या फिर अक्षीय कंकाल। इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसमें कुल 206 हड्डियां होती है। ये शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है, ये शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, एक तो हमारा स्कल होता है जिसमें कुल 22 हड्डियां होती है। 8 हड्डियां कहाँ होती है, हमारे सिर में, और 14 हड्डी हमारे चेहरे में। देन कान की हड्डियां कुल 6 होती है, 3 इस कान में और 3 इस कान में, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। इनके कार्य क्या होते हैं कल हम इन्हें विस्तार से देखेंगे, और कल हम हड्डियों की संरचना देखेंगे कि हड्डी का स्ट्रक्चर मेन रूप से होता कैसे है और उसमें क्या क्या होता है। हम हड्डी की आंतरिक संरचना देखेंगे कल। हायोइड बोन जो हमारी जीभ के निचले हिस्से में मिलती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 26 मेरुदंड यानी कि कशेरुकाएं मिलती है। ठीक है, पसलियां 24 यानी कि 12 जोड़ी मिलती है, जो कहां से, पीछे से आती हुई स्टेरनम यानी कि आगे जुड़ जाती है। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा है। कल हम देखेंगे कंकाल तंत्र में हड्डी की आंतरिक संरचना। देन उसके बाद देखेंगे हम कि हमारी शरीर में कौन कौन सी हड्डी होती है, कौन कौन से हिस्से में, और उस हड्डी का कार्य क्या क्या होता है। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा एंड रिवीजन करते रहिएगा। बाय, गुड डे।